हेलो एवरीवन, आज हमारा लेक्चर है। तो ईवीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इन्वायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल स्टडीज का मतलब क्या होता है? तो जब हम अपने आसपास की, अपने सराउंडिंग की बात करते हैं, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। हमारे आसपास सराउंडिंग में क्या होता है? आपके पास अगर अभी आप एक रूम में बैठे हैं, वहाँ पे हो सकता है आपके फैमिली मेंबर्स हो, बहुत सारा फर्नीचर हो, तो लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों चीजें वहाँ पर है ना। तो उनके साथ जो आपका इंटरेक्शन है उसको हम बोलते हैं हमारा इन्वायरमेंट, हमारी सराउंडिंग। ठीक है, तो ईवीएस की जो वेटेज है सी टेट पेपर 1 में वो है 30 मार्क्स की। 15 नंबर की आपकी ईवीएस पेडागोजी आती है और 15 नंबर का आपका ईवीएस का सब्जेक्ट आता है। तो ईवीएस के सब्जेक्ट के लिए हमें क्या पढ़ना है? उसके लिए हमें थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की ईवीएस की एनसीईआरटी पढ़नी है। और हमें है ना पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, एक एक बात, एक एक लाइन हमें नहीं पढ़नी है, हमें है ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें पढ़नी है। ठीक है, जैसे देखिए पहले ना आप एक सी टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको पढ़िए और देखिए आप इसको अटेम्प्ट कर पा रहे हो क्या। तो इन्होंने पूछा है एक ऐसे आर्टिस्ट के बारे में जो ब्यूटीफुल पिक्चर्स बनाता है ड्राई लीव्स यूज करके। उन्होंने 4 एग्जाम्पल दिए हैं। पहला एग्जाम्पल है, ऑप्शंस है अमृता बिश्नोई, सेकंड है विष्णु चिंचैलकर, थर्ड है अनीता कुशवाहा और फोर्थ है नन ऑफ दीज। उसके बाद उन्होंने एक सेकंड क्वेश्चन इसी आर्टिस्ट के बारे में पूछा। उन्होंने बोला कि ये आर्टिस्ट बिलोंग कौन सी जगह से करता है? अहमदाबाद गुजरात से, इंदौर मध्य प्रदेश से, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से। तो अगर आप पहली बार इसको देख रहे हैं और इससे पहले आपने कभी ईवीएस के बारे में कुछ नहीं पढ़ा तो आप सोचोगे कि ये क्वेश्चन उन्होंने कहाँ से बनाया। ठीक है, तो देखते हैं उन्होंने कहाँ से बनाया। तो जो हमारी थर्ड क्लास की एनसीईआरटी है वहां पर एक बॉक्स में उन्होंने इस आर्टिस्ट के बारे में बता रखा है। तो ये एक आर्टिस्ट है जिनका नाम है विष्णु चिंचैलकर, जो इंदौर मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जो ब्यूटीफुल पिक्चर्स बनाते हैं ड्राई लीव्स को यूज करके। तो देखो इन्होंने ना पेड़ों से गिरी हुई लीव्स को लिया है और उसको है ना शेप्स देने की कोशिश की है। पहली शेप में आपको ऐसा लग रहा है ना रैट है। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है? हम देखो इस क्वेश्चन को दोबारा से देखो, अब आप इसको आंसर कर पा रहे हो क्या? तो ये आर्टिस्ट जो ब्यूटीफुल पिक्चर्स बनाते हैं ड्राई लीव्स यूज करके, उनका नाम क्या है? उनका नाम है विष्णु चिंचैलकर। और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? उसका आंसर है इंदौर मध्य प्रदेश। ठीक है, तो हमें ऐसे ऐसी चीजें पूछनी है, पढ़नी है, क्योंकि सी टेट ऐसे पूछता है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ना एक बॉक्स में बताया कि जो रैट्स होते हैं उनकी जो आई साइट होती है, देखने की क्षमता होती है, वो बहुत ही वीक होती है, लेकिन उनके पास है ना एक्सीलेंट स्मेल और टच एंड टेस्ट की सेंस होती है। ठीक है, उसके बाद है ना ये एक और क्वेश्चन है सी टेट प्रीवियस ईयर, देखिए इसको आप कर पा रहे हैं क्या। तो उन्होंने बोला इसको आपको मैच करना है कि कौन सी जगह पे कैसा खाना खाया जाता है। तो उन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं, हांगकांग, केरला, गोवा, कश्मीर। फिर उन्होंने बताया कि क्या क्या। पहले उन्होंने बोला है फिश कुकड इन मस्टर्ड ऑयल। तो कौन सी जगह पे होता है कि फिश जो है वो मस्टर्ड ऑयल में कुक होती है? डिश मेड अप ऑफ स्नेक्स, स्नेक्स कहाँ पे खाए जाते हैं? बॉइल्ड टपाइका कहाँ पे खाया जाता है? और कोकोनट ऑयल में बनी फिश कहाँ पे खाई जाती है? तो सीटेट ने क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया? तो सीटेट में ना, सीटेट ने क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किया, थर्ड क्लास की बुक में है ना डिफरेंट डिफरेंट बच्चों ने बताया कि वो कौन सी जगह से बिलोंग करता है और उनके यहाँ पे जो खाया जाता है वो क्या है। तो सबसे पहले हांगकांग से एक बच्ची है, उसने कहा कि जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम एक लिंग हु फैन नाम की डिश ऑर्डर करते हैं, जो किससे बनी होती है? स्नेक से बनी होती है। ठीक है, उसके बाद कश्मीर से कोई बच्चा है जो कह रहा है कि मेरे यहाँ पे जो डिश बनती है वो मस्टर्ड ऑयल में बनती है। क्या बनती है? और वो फिश, यानी कि फिश तो बहुत सारी जगह बनती है, लेकिन कश्मीर की फिश की अगर बात हो रही है तो वो स्पेशली किस में बनाई जाएगी? मस्टर्ड ऑयल में बनाई जाएगी। अब आप सोचोगे मस्टर्ड ऑयल में तो हमारे यहाँ भी बनती है और आप तो किसी और स्टेट से बिलोंग कर सकते हैं। तो आपको है ना ये आंसर्स एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देने हैं। ठीक है, अगर उन्होंने लिखा है कि कश्मीर में बनती है तो आपका आंसर कश्मीरी होना चाहिए, क्योंकि अगर बाद में आप इस क्वेश्चन को चैलेंज करोगे तो आप है ना एनसीईआरटी बुक को कोट कर सकते हो और आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद गोवा से एक बच्चा है जो कह रहा है कि हमारे यहाँ पे जो फिश बनती है वो कोकोनट ऑयल में मिलती है। तो अगर आपको पता होगा जो गोवा का एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोकोनट उगते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली सी बात है जो चीज़ आपके एरिया में ज़्यादा उगती है वो आपके यहाँ खाने में भी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ठीक है, उसके बाद केरला में भी क्या होता है, वहाँ पे ना बॉइल्ड टपोइका खाया जाता है जहाँ पे कोकोनट से बनी होती है जिसकी करी है। अब ऑब्वियसली सी बात है केरला में भी कोकोनट बहुत ज़्यादा उगता है, इसलिए वहाँ पे भी जो बेस बनाया जाता है करी का वो कोकोनट होता है उसमें। अब टपोइका क्या होता है? ये इमेज जो मैंने लगाई है ये टपोइका की है, देखने में ऐसा लग रहा है ना जैसे शकरकंदी होती है, लेकिन ये एक डिफरेंट प्लांट है और इसी से हमें मिलता है टपोइका। ये जो नीचे आप देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो ये टपोइका है, इसको ही खाया जाता है बॉईल करके। तो अब आप है ना इस क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। हांगकांग में क्या खाए जाते हैं? डिश मेड अप ऑफ स्नेक्स। केरला में खाया जाता है बॉइल्ड टपोइका। गोवा में खाया जाता है
फिश कुकड इन कोकोनट ऑयल एंड कश्मीर में खाई जाती है फिश कुकड इन मस्टर्ड ऑयल। उसके बाद है ना सीटेट ने पूछा कि ब्रेल स्क्रिप्ट किसने इन्वेंट की है। ठीक है, 4 ऑप्शंस उन्होंने दिए हैं, एडवर्ड जेनर, लुइस अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड रॉबर्ट कोच। उसके बाद उन्होंने बोला जो ये ब्रेल स्क्रिप्ट है ये कितने डॉट्स पे बेस्ड है, 2, 5, 6, 8। तो अभी आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब हम नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में पढ़ेंगे फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट कीजिएगा। तो जो ब्रेल स्क्रिप्ट है वो लुइस ब्रेल ने इन्वेंट की थी। तो जो लुइस ब्रेल है वो फ्रांस से बिलोंग करते हैं, और क्या होता है जब वो बहुत छोटे होते हैं तो वो अपने पापा के शार्प टूल से खेल रहे थे, और वो शार्प टूल है ना उनकी आंखों में लग जाता है, जिसकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। लेकिन उन्हें ना पढ़ने का बहुत शौक था, तो उन्होंने सोचा कि मैं एक ऐसा मेथड बनाऊंगा जिससे है ना वो लोग जिनको दिखाई नहीं देता है, जिनकी आईज किसी भी रीजन की वजह से चली जाती हैं, वो पढ़ पाए। तो उन्होंने ना रीडिंग एंड राइटिंग का एक ऐसा तरीका बनाया जिसको बोलते हैं हम ब्रेल स्क्रिप्ट। ठीक है, इसमें है ना बहुत ही जो थिक पेपर होते हैं उनके ऊपर है ना डॉट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, और उन डॉट्स को है ना टच कर करके ये लोग फील कर करके उसको पढ़ते हैं। ठीक है, और ये जो स्क्रिप्ट है ये 6 पॉइंट्स पे बेस्ड है। तो यहाँ पे जो मैंने फिगर लगाई है ये लुइस ब्रेल की फोटो है, और अगर आप ये देखोगे ABCD तो इनके नीचे आप देख रहे हो हर किसी के नीचे 6 डॉट्स है। तो इस 6 डॉट्स का यूज करके ये सारे के सारे कैरेक्टर्स को बनाते हैं। तो हम यहाँ से ना वो क्वेश्चन यही पूछते हैं, कभी कभी तो वो लुइस ब्रेल लिख देंगे, पर लुइस ब्रेल अगर लिख दिया और ब्रेल स्क्रिप्ट लिख दिया तो कितने ईजिली आप बता दोगे ना। तो कभी कभी है ना वो सिर्फ लुइस लिख देंगे, तो आपको पता होना चाहिए। और ये कितने पॉइंट्स पे बेस्ड है, 6 पॉइंट्स पे। अब इस क्वेश्चन को आंसर कीजिए। अब आप दे पा रहे होंगे ना इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर। ब्रेल स्क्रिप्ट किसने इन्वेंट की है, लुइस ब्रेल ने, और कितने डॉट्स पर बेस्ड है ये स्क्रिप्ट, वो है 6 डॉट्स पर। उसके बाद उन्होंने पूछा है पिन कोड जो होता है वो कितने डिजिट्स का होता है। तो आपके एरिया का भी कोई पिन कोड होगा ना, तो बताइए क्या है आपके एरिया का पिन कोड। ठीक है, और उसके बाद पिन कोड की फुल फॉर्म क्या होती है। हम है ना पिन कोड के बारे में इतनी बार पढ़ते हैं कि पिन कोड क्या है, पिन कोड क्या है, लेकिन क्या आपको पता है कि पिन कोड की फुल फॉर्म क्या होती है। तो पोस्ट इन्फॉर्मेशन नंबर, पोस्टल इंडेक्स नंबर, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन नंबर एंड नन ऑफ दीज। ठीक है, अब इसके बारे में हम एक नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, तब इसको आंसर कीजिएगा। तो पिन कोड का फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। तो जब भी कोई लेटर आपके घर पे आता है वो लेटर आपके घर पे कभी नहीं पहुंच पाएगा अगर आपने पिन कोड सही नहीं बताया। अगर आपने एक डिजिट भी गलत कर दी अपने पिन कोड पे तो वो कहीं और ही डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, तो जो पिन कोड होता है वो हमारा 6 डिजिट का होता है। जब भी कभी आपके घर पे कोई लेटर आए तो आप नोटिस कीजिएगा। ठीक है, या फिर जब आप किसी को लेटर भेजते हैं तो वो पूछते हैं कि किस एरिया में भेजना है, तो पिन कोड बताइए। ठीक है, 6 डिजिट्स का होता है ये भी, और हमारी जो ब्रेल स्क्रिप्ट है वो कितने डॉट्स पे है, वो भी 6 डॉट्स पे बेस्ड है। ठीक है, पिन कोड का फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। तो अब देखिए इन क्वेश्चन का आंसर, पिन कोड कितने डिजिट्स का बना होता है, 6, और फुल फॉर्म क्या होती है पिन कोड की, पोस्टल इंडेक्स नंबर। सीटेट ऐसे ही पूछता है इनको। उसके बाद सीटेट आजकल है ना थोड़े लंबे क्वेश्चन देने लगा है। लोगों को लगता है कि सीटेट का पेपर बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट नहीं है वो, ना आपको बस नर्वस करने के लिए इतने बड़े बड़े क्वेश्चन दे देता है, तो आपको ऐसा लगता है कि अरे इतना इतना बड़ा लिखा हुआ है मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, बस आपको पढ़ के जाना है अच्छे से थॉरली। ठीक है, तो अब उन्होंने ना हाउसेस के बारे में बताया। तो उन्होंने क्या लिखा है, सबसे पहले घर के बारे में उन्होंने क्या लिखा है कि ये ऐसा घर है जो 10 से 12 फीट ऊपर बनाया गया है ग्राउंड से, और बैम्बू पिलर्स पे खड़ा है ये घर। ठीक है, कहाँ पे होता है ऐसा घर। उसके बाद उन्होंने बोला है, दूसरा घर के बारे में उन्होंने बोला है कि ये स्टोन और वुड से बना है और इसकी जो रूफ है वो स्लांटिंग है। ठीक है, तीसरा उन्होंने बोला है कि थिक मड वॉल्स से बनता है, और जो इसकी रूफ होती है, जो इसकी छत होती है, उस पर ना थॉर्नी बुशेस रखे रहते हैं। ठीक है, और फोर्थ उन्होंने बताया कि 2 फ्लोर का घर होता है जो, और इसके ऊपर है ना मड और लाइम की एक थिक लेयर बनाई जाती है, और फर्स्ट फ्लोर पे कोई भी विंडो नहीं होती, और जो सीढ़ियाँ होती हैं वो कैसी है, वुडन है। ठीक है, स्टेयर्स, सीलिंग, फ्लोर, तीनों चीजें क्या है, वुडन है। तो ऐसा कहाँ कहाँ पे होता है, कौन कौन सी स्टेट के, तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में कैसे कैसे घर पाए जाते हैं ना, उनके बारे में ये क्वेश्चन है। तो अभी आप इसको आंसर ना कर पा रहे होंगे, लेकिन जब हम इसके बारे में पढ़ लेंगे उसके बाद इस क्वेश्चन को ट्राई करें। तो सबसे पहले है ना एक बच्चा आया है जिसने बोला कि मैं मोलन विलेज से आया हूँ, असम से। हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, और इसलिए ना हमारे घरों को
ग्राउंड से 10 से 12 फीट ऊपर बैम्बू पिलर्स पे हम बनाते हैं। और ऐसा हम किस लिए करते हैं कि पानी उनके घरों में ना भर जाए। आपको पता है जब भी बारिश होती है, इवन अगर आप सिटीज में भी रहते हैं तो थोड़ी सी बारिश होती है ना, पानी भरना शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन वहां तो बहुत ज्यादा बारिश होती है, ठीक है, कई कई दिन तक बारिश होती रहती है। तो अगर वो एकदम ग्राउंड पे घर बनाएंगे तो उनके लिए बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी। तो इसलिए है ना वो क्या करते हैं, बैम्बू पिलर्स खड़े करते हैं 10 से 12 फीट ऊपर और उस पे अपने घर बनाते हैं। और वुडन बना होता है इनका घर पूरा, आप देख रहे हो लकड़ी से बना हुआ है। कहाँ पे होता है ऐसा? असम में होता है। उसके बाद एक बच्ची है जो मनाली से आई है, वो कह रही है कि मेरा जो घर है वो हिली एरिया में। आपको पता है मनाली एक हिली एरिया है। अब आप में से बहुत सारे लोग मनाली घूमने भी गए होंगे। यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश तो होती है, बहुत सारा बर्फ भी गिरता है, ठीक है, इतनी ठंड हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हमारे घर जो है वो स्टोन और वुड को यूज करके बनाए जाते हैं। और हमारे घर की रूफ जो है वो स्लांटिंग होती है। तो स्लांटिंग रूफ का मतलब होता है, इस पिक्चर में देखिए, जो बचपन में हम हट नहीं बनाते हैं, हमेशा हम उसे स्लांटिंग बनाते हैं ना। तो ऐसा हम क्यों करते हैं? तो स्लांटिंग रूफ का फायदा ये होता है, जैसे ही बहुत सारा बर्फ आपके घर की छत पे गिरेगा और अगर वो प्लेन होगी तो वो सारा का सारा बर्फ वहीं पे इकट्ठा रहेगा, बहुत ज्यादा ठंड हो जाएगी। लेकिन अगर स्लांटिंग रूफ होगी तो वो बर्फ है ना स्लाइड कर करके नीचे गिरता रहेगा, ठीक है। ऐसा इसलिए किया जाता है। तो स्लांटिंग रूफ कहाँ पे मिलती है? मनाली में। उसके बाद आता है राजस्थान में। तो आपको पता है राजस्थान में ना बारिश बहुत ही कम होती है, ठीक है, बहुत कम बारिश होती है और बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। और हर जगह वहाँ पे क्या होता है, सैंड होता है। तो वहां पर जो हाउस बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं मिट्टी के, ठीक है, मड के हाउस बनाए जाते हैं जिनको है ना। और उनकी रूफ्स को पे क्या रखा जाता है, थॉर्नी बुशेस उनके रूफ पे रखी जाती है, जैसे आप इन घरों में देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कहाँ पे होता है? राजस्थान में होता है। अब इस क्वेश्चन को आंसर कीजिए। तो जो पहला घर है इन्होंने बताया था कि 10 से 12 फीट ऊपर बनाया जाता है ग्राउंड के और बैम्बू पिलर्स यूज किए जाते हैं। ऐसा कहाँ पे होता है? ऐसा होता है असम में, ठीक है। स्लांटिंग रूफ वाले घर कहाँ पे बनते हैं? मनाली में। ऐसे घर जो मिट्टी से बने हो और थॉर्नी बुशेस वो होते हैं राजस्थान में। अभी जो लद्दाख वाला है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जो 2 फ्लोर का स्टोन का बना हुआ घर होता है वो कहाँ पे होता है? लद्दाख में। और यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, ग्राउंड फ्लोर में कोई भी विंडो देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आता है टंका। क्या होता है? तो टंका का मतलब होता है, आपको पता है आजकल है ना पानी की बहुत कमी हो गई है, स्पेशली राजस्थान जैसे एरिया में जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। तो वो लोग क्या करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, एक एक पिट को डग करते हैं और उसमें क्या करते हैं, उसे पक्का करवा लेते हैं, सीमेंट से उसको पक्का करा लेते हैं। फिर उसके ऊपर है ना लिड लगा देते हैं और जैसे ही छत पे पानी गिरता है वो पाइप के थ्रू टंका में जाता है और वहां पे स्टोर हो जाता है। इससे क्या होता है, जब जिस टाइम वहां पे बारिश नहीं हो रही होगी, पानी की कमी हो रही होगी, वो इस पानी को उस टाइम यूज कर लेते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, जो उन्होंने पिट डग की थी जिसमें उन्होंने पानी को अब स्टोर करके रख लिया है पक्का करवा के, इसको हम कहते हैं टंका, ठीक है। ये राजस्थान में बहुत कॉमन है। डिफरेंट जगह पे लोग स्कूल कैसे जाते हैं? आप स्कूल कैसे जाते हैं? कोई होता है जो स्कूल कार से जा रहा होता है, कोई बस का यूज कर रहा होता है, कोई रिक्शा का यूज कर रहा होता है, कोई पैदल चल के जा रहा होता है। ये सब इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका स्कूल किस लोकेशन पे है, आपके घर से कितना दूर है। तो सीटेट का बहुत ही फेवरेट है ईवीएस में ये टॉपिक, यहाँ से वो जरूर क्वेश्चंस पूछते हैं। अब देखते हैं। तो सीटेट का ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिए कि बैम्बू एंड रोप का यूज करके कौन से स्टेट के बच्चे जाते हैं, ट्रॉली का यूज करके कौन से स्टेट के बच्चे जाते हैं, जुगाड़ कहाँ पे यूज होता है स्कूल जाने के लिए, वल्लम जो एक स्मॉल वुडन बोट होती है वो कहाँ पे यूज होती है, कैमल कार्ट, ये तो बहुत ही इजी है ना गैस करना, कैमल कार्ट कहाँ पे यूज होती है। उसके बाद बुलेट कार्ट, ये भी बहुत आसान है। रॉकी अनइवन पाथ एंड सीमेंट ब्रिजेस। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के प्लेसेस के नाम उन्होंने दिए हुए हैं और ऐसे करके उन्होंने पूछा है। तो आप बताइए आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो पहले है ना हम इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन पे दोबारा आएंगे, तब इसको ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले आता है बैम्बू एंड रॉप ब्रिज, जो कहाँ पे यूज होता है? असम में। आपको पता है असम में बहुत ज्यादा बारिश पड़ती है, ठीक है, इतनी बारिश पड़ती है कि वहां पे घुटनों तक पानी भर जाता है, ठीक है। लेकिन बच्चे फिर भी स्कूल जाने से नहीं रुकते हैं, क्यों? क्योंकि वो किसका यूज करते हैं, बैम्बू एंड रोप ब्रिजेस वहां पे बने होते हैं जिसको क्रॉस करके बच्चे स्कूल पहुंच जाते हैं। ऐसा कहाँ पर होता है? तो बैम्बू एंड रोप ब्रिज कहाँ पर मिलते हैं? असम में। किस चीज के लिए यूज होते हैं? स्कूल जाने के लिए। ये देखिए पिक्चर में देख सकते हैं कुछ जगह पे स्कूल जाना कितना डिफिकल्ट है। उसके बाद आता है ट्रॉली। तो ट्रॉली होती क्या है? अगर आप कभी भी पहाड़ी एरिया में घूमने गए हैं तो आपने देखा होगा वहां पर क्या हो रहा होता है, एक बॉक्स होता है, ठीक है। यहाँ पे तो वो वुडन बॉक्स है, कुछ कुछ जगह पे वो आयरन का बॉक्स होता है, ठीक है। उसमें 4 से 5 लोग बैठते हैं और एक रोप होती है, उसके थ्रू वो दूसरे साइड पे पुली के थ्रू चला जाता है, उसको हम बोलते हैं ट्रॉली,
ठीक है। तो एक ओपन बॉक्स होता है जो वुड का बना होता है, इसमें 4 से 5 लोग बैठ सकते हैं, और जो उसके ऊपर पुली लगी होती है वो इसको एक जगह से दूसरी जगह, नीचे रिवर होती है मोस्टली, ठीक है, उस पर क्रॉस करने के लिए यूज किया जाता है। बहुत ही कम टाइम पे आप दूसरी साइड पे पहुंच जाते हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉली। तो ये कहाँ पे यूज होती है, वैसे तो ये बहुत सारे पहाड़ी एरिया में यूज होती है, लेकिन हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ट्रॉली का यूज करके कहाँ के बच्चे स्कूल जाते हैं, लद्दाख के बच्चे। ठीक है, देख सकते हैं आप ये ट्रॉली। उसके बाद आता है सीमेंट ब्रिजेस। तो सीमेंट ब्रिजेस तो बहुत कॉमन है ना, हमारे आसपास के एरिया में सीमेंट ब्रिजेस बहुत इजीली मिलते हैं। ठीक है, तो जितने भी नॉर्मल एरियाज होते हैं या रिवर वाला जो एरिया होता है जहाँ पे पानी को क्रॉस करना होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, ब्रिजेस बनाए जाते हैं जो सीमेंट से बने होते हैं, ब्रिक से बने होते हैं, आयरन रोड्स लगी होती हैं उनमें, और उनपे है ना सीढ़ियाँ भी होती हैं, स्टेप्स भी होती हैं। ठीक है, तो सीमेंट ब्रिजेस कहाँ यूज होते हैं स्कूल जाने के लिए, नॉर्मल एरियाज में या फिर पानी के ऊपर। ये देखिए, इसको हम बोलते हैं सीमेंट ब्रिजेस। ठीक है, ऐसी कोई भी अगर बीच में वाटर बॉडी आ रही है तो उसको क्रॉस करने के लिए हम सीमेंट ब्रिज को यूज करते हैं, या फिर जो नॉर्मल एरियाज होते हैं वहां पे भी सीमेंट ब्रिज बहुत इजीली मिल जाता है। उसके बाद आता है वल्लम। ये एक स्मॉल वुडन बोट है और केरला में बहुत मिलते हैं। आपको पता है केरला में बहुत सारा बैक वाटर है। ठीक है, तो मोस्टली पानी को क्रॉस कर करके आपको जाना पड़ता है, फेरी बोट भी वहाँ बहुत ज़्यादा मिलती है। ठीक है, तो केरला के बच्चे क्या करते हैं, वो वल्लम, ये स्मॉल वुडन बोट को यूज़ करते हैं एक एरिया से दूसरी जगह जाने के लिए। तो वल्लम, और ये उनका बहुत फेवरेट भी है, सीटेट का बहुत फेवरेट है वल्लम। ठीक है, उसके बाद आता है कैमल कार्ट। तो कैमल कार्ट गैस करना तो बहुत ही आसान था कि राजस्थान के जो बच्चे होते हैं वो कैमल कार्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा होता क्यों है, क्योंकि राजस्थान के लोग डेजर्ट में रहते हैं, वहाँ पर हर जगह रेत ही रेत होती है, और रेत जो होता है वो बहुत गर्म हो जाता है, दिन के टाइम पे बहुत गर्म हो जाता है। ठीक है, तो और रेत में चलना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन कैमल को भगवान ने ऐसे ब्लेस किया है कि उसके जो है उसके लॉन्ग लेग्स है, तो वो जो हीट सैंड से निकल रही होती है उससे दूर रहता है। ठीक है, और उसके बाद उसके जो पैर है वो भी इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि सैंड में चलने में उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो एक डिफरेंट एरिया होता है वहां पर है ना, एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं ना, उनमें भी ऐसी अडेप्टेशंस देखने को मिलती है कि वो उस एरिया में बहुत आराम से सर्वाइव कर पाते हैं। अगर हम किसी और एनिमल को वहाँ लेके जाएंगे वो वहाँ पे इतने आसानी से नहीं रह पाएगा, लेकिन कैमल जो है वो सैंड में बहुत ईजिली चल सकता है। उसके बाद आता है बुलेट कार्ट। तो बुलेट कार्ट भी गैस करना बहुत आसान है। जितने भी प्लेन एरियाज होते हैं, ठीक है, नॉर्दर्न एरिया के जो प्लेन एरियाज है वहाँ के जितने भी गांव हैं उसमें क्या होता है, बुलेट कार्ट का इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो ग्रीन फील्ड्स बीच में पड़ते हैं, कभी कभी क्या होता है आपको स्कूल जाने के लिए ना बहुत सारे खेत पार करने पड़ते हैं, तो खेत के लिए ना ये बहुत खेतों को पार करने के लिए बुलेट कार्ट का इस्तेमाल होता है, क्योंकि बुलेट जो होता है वो बहुत आराम से उन छोटे संकरे रास्तों पर चल पाता है। ठीक है, तो बुलेट कार्ट कहाँ पे इस्तेमाल होती है, जो विलेजेस है कहाँ पे, प्लेन्स में जो विलेजेस है। उसके बाद आता है जुगाड़। तो आपने सुना होगा इंडिया के लोगों के लिए वर्ड बहुत बार यूज किया जाता है ना कि इंडिया तो बहुत जुगाड़ू है। ठीक है, तो ये जो जुगाड़ होता है इसका नाम जुगाड़ वर्ड आया कहाँ से। ठीक है, जुगाड़ वर्ड का मीनिंग क्या होता है, तो क्या होता है ना, ये कोई अलग से डिजाइन होने वाला अलग से कोई व्हीकल नहीं था, लेकिन इसमें इन्होंने क्या किया होता है, इसमें इन्होंने आगे का अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि मोटरसाइकिल है, और पीछे जो प्लैंक्स बने हुए हैं वुड के वो अलग पार्ट है। ठीक है, उन दोनों को जोड़ के जब हम कुछ बना देते हैं उसको हम जुगाड़ बोलते हैं। और इसमें उन्होंने क्या बताया, जुगाड़ में ना फट 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 की साउंड आती है, और गुजरात में जुगाड़ देखने को मिलता है। वैसे बहुत सारी जगह मिलता है, लेकिन मैंने बताया ना कि आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है, कि एनसीईआरटी ने बोला है जुगाड़ गुजरात में, तो आपको गुजराती आंसर करना है, क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन गलत हो गया तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो एनसीईआरटी के बेसिस पे, और सीबीएसई आपको मार्क अलॉट करता है। ठीक है, सीटेट में आपके मार्क्स जो होते हैं वो अपडेट कर दिए जाते हैं अगर उनकी तरफ से आंसर में मिस्टेक है, लेकिन आपको बहुत ही रिलायबल सोर्स बताना होता है, और उनके अकॉर्डिंग वो रिलायबल सोर्स है एनसीईआरटी। उसके बाद आता है रॉकी पाथ। तो आपको पता है जो पहाड़ी एरिया होता है वहाँ पे है ना बहुत ही रॉकी सा ऐसा रास्ता होता है ना, यहाँ पे दिख रहा है आपको बहुत सारे पत्थर पत्थर दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये है ना अनइवन होता है, एकदम ऐसे फ्लैट नहीं होता ना जैसे हमारा प्लेन एरिया का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्लेन्स के बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है पहाड़ों पर चढ़ना, लेकिन जो पहाड़ों पर रहने वाले बच्चे हैं वो तो बहुत आराम से ऊपर नीचे चले जाते हैं, क्योंकि उनकी हैबिट ऐसी बन जाती है। तो बुक के अकॉर्डिंग रॉकी पाथ्स उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। वैसे मैंने बताया ना रॉकी पाथ तो किसी भी पहाड़ी एरिया पे देखने को मिलेंगे, लेकिन हमें बुक के अकॉर्डिंग चलना है। तो अगर उन्होंने पूछा कि रॉकी पाथ्स कहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो हमारा आंसर हमें मार्क करना है उत्तराखंड। ठीक है, अब ये क्विक रिवीजन है कि अगर बैम्बू एंड रॉप ब्रिज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ के बच्चों की बात हो रही है, असम के बच्चों की बात हो रही है। अगर ट्रॉली की बात हो रही है तो लद्दाख के बच्चों की बात हो रही है।
जुगाड़ की बात हो रही है तो गुजरात की बात हो रही है। वल्लम जो एक स्मॉल वुडन बोट होती है, केरला के बच्चे यूज करते हैं। कैमल कार्ट राजस्थान के लोग यूज करते हैं। बुलेट कार्ट विलेजेस इन द प्लेन्स। रॉकी एंड अनइवन पाथ उत्तराखंड एंड सीमेंट ब्रिजेस। अब आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखिए जो मैंने सबसे पहले दिखाया था सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि अब आप इसको आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो बैम्बू एंड रोप ब्रिज कहाँ पे देखने को मिलेगा? असम में। ट्रॉली कहाँ पे देखने को मिलेगी? लद्दाख में। जुगाड़ गुजरात में। वल्लम केरला में। कैमल कार्ट राजस्थान में। बुलेट कार्ट विलेजेस इन द प्लेन में। रॉकी एंड अनइवन पाथ उत्तराखंड में। एंड सीमेंट ब्रिजेस जो है नॉर्मल एरियाज जो होते हैं। ठीक है, अब आप इसको आंसर कर पा रहे हैं। ऐसे करके वो इसको है ना मैच दी फॉलोइंग देगा, और कभी कभी क्या करेगा, जैसे वो बोलेगा कि वल्लम को यूज करके उत्तराखंड के लोग जाते हैं, तो आपको है ना वो कभी कभी पूछेगा स्टेटमेंट की फॉर्म में कि ये सही है कि गलत है, तो आपको देखना है कि उन्होंने कैसे, मैच दी फॉलोइंग की फॉर्म में भी आ सकता है, स्टेटमेंट की फॉर्म में भी आ सकता है, तो आपको एग्जैक्टली। तो आज हम है ना पहले बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने बर्ड्स को बहुत बार देखा होगा, लेकिन आपने कभी देखा है कि बर्ड्स के ना आपको कोई भी कान दिखाई नहीं देते हैं, कोई भी एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते, तो फिर बर्ड्स को सुनाई कैसे देता है? तो एक्चुअली बर्ड्स के दोनों साइड पर ना दो छोटे छोटे छेद होते हैं, और वो है ना कवर्ड रहते हैं उनके फेदर्स की हेल्प से। इसकी वजह से उनको सुनाई देता है, लेकिन उनके हमारी तरह एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते, आप अलग से उनके ईयर्स को देख नहीं सकते। और अगर आप छिपकली को देखेंगे उसके भी आपको अलग से कान दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि उसके में भी क्या होता है, दो होल्स होते हैं दोनों साइड पे, और वही ईयर का काम करते हैं। ठीक है, और जो क्रोकोडाइल होता है, मगरमच्छ होता है, उसके भी ऐसा ही होता है। ठीक है, उसके भी कान नहीं होते हैं, एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते हैं, उसमें भी होल्स होते हैं, और वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, आपको किसी के भी कान दिखाई नहीं दे रहे ना, एक्सटर्नल ईयर जैसे हमारे हैं ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है ना। ठीक है, तो वो है ना कभी कभी ये स्टेटमेंट देते हैं कि बर्ड हैज टाइनी होल्स ऑन बोथ साइड विच इज कवर्ड विथ फेदर्स एक्ट एज ईयर। ठीक है, तो उनको मदद करते हैं सुनने में। उसके बाद होता है कभी कभी वो क्वेश्चन पूछते हैं कि जब भी आप किसी एनिमल को देखते हैं तो उन पे है ना एक बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न दिखाई दे रहा होता है। देखिए यहाँ पे इतनी सारी स्किन्स मैंने लगाई है, उन पे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स नजर आ रहे होते हैं। जब आप लायन को देखते हैं उसके पे इतने सुंदर सुंदर शेप बने होते हैं। ठीक है, जिराफ की शेप बनी होती है, तो वो शेप किस वजह से बनी हुई है? ठीक है, तो आपको लग सकता है कि उनकी स्किन ही ऐसी है। एक्चुअली उनकी स्किन पर जो बाल होते हैं ना, डिफरेंट जो हेयर्स उनके ऊपर प्रेजेंट रहते हैं, उनकी वजह से हमें ये टेक्सचर दिखाई देता है। अगर आप उनके सारे बाल उतार दोगे तो आपको कोई भी शेप नजर नहीं आएगी, इस तरीके से स्ट्रक्चर नजर नहीं आएगा जैसा हमें नजर आता है। तो वो जो पैटर्न होता है, डिफरेंट पैटर्न हमें एनिमल्स की स्किन पे दिखता है, वो किस वजह से होता है? हेयर्स जो प्रेजेंट होते हैं उनकी स्किन पर। उसके बाद आता है दो टाइप के एनिमल्स होते हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी पर हेयर होते हैं, और वो है ना अपने यंग वन को बर्थ देते हैं, यानी कि ना वो सीधा जैसे वो है वैसे ही बच्चे को जन्म देते हैं उनको। और दूसरे टाइप के एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी पर कोई हेयर्स नहीं होते। ठीक है, उनके कान भी बाहर दिखाई नहीं देते, और वो है ना अंडे देते हैं। जैसे अभी मैंने बर्ड्स का एग्जांपल दिया था ना, बर्ड्स क्या करते हैं, वो अंडे देते हैं, सीधा अपना बेबी उनका बर्थ नहीं होता है। लेकिन जो यंग वंस, ये हेयर वाला एग्जांपल है, इसमें कौन आता है? ठीक है, इसमें ह्यूमंस भी आते हैं, इसमें मंकी भी आता है, इसमें डॉग भी आता है। ठीक है, उनकी बॉडी पे हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं, और वो अपने जैसों को, छोटों को पैदा करते हैं। ठीक है, यंग वंस को पैदा करते हैं। उसके बाद ये सीटेट का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो उन्होंने एलिफेंट के बारे में पूछा है। उन्होंने एलिफेंट के बारे में 4 स्टेटमेंट दिए और आपसे पूछा कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि एलिफेंट जो है वो ग्रुप में रहते हैं और उसको हर्ड्स बुलाते हैं हम। ठीक है, झुंड कहते हैं उसे। ठीक है, दूसरा उन्होंने कहा कि एलिफेंट का जो हर्ड होता है उसमें सिर्फ फीमेल्स और बेबी एलिफेंट्स होते हैं। क्या ये सही बात है? फिर तीसरा उन्होंने पूछा कि हर्ड में है ना कितने भी नंबर फीमेल का हो सकता है। ठीक है, यंग वंस का, यानी कि 50, 100, 150, 250 कितना भी हो सकता है। ठीक है, उन्होंने ये बोला। फोर्थ स्टेटमेंट उन्होंने बोला कि मेल एलिफेंट जो है वो हर्ड में सिर्फ 4 से 5 साल की उम्र तक रहते हैं, उसके बाद वो झुंड को छोड़कर चले जाते हैं। अब सीटेट ने क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया, तो इसका जो पहले आंसर करेक्ट जो है वो आप बाद में देखिएगा, पहले आप इसके बारे में पढ़ लीजिए। ठीक है, तो हमारी जो एनसीईआरटी है उसमें एक चैप्टर है अ डे विद नंदू। ठीक है, तो नंदू जो है एक एलिफेंट का नाम है। तो उन्होंने ना एलिफेंट के बारे में हमें कुछ कुछ बातें बताई है। ये बातें ना आपको बहुत ध्यान से पता होनी चाहिए, क्योंकि इनसे ही वो क्वेश्चन बनाते हैं। इन चीज़ों को है ना, वो जो अभी हम यहाँ पढ़ेंगे उसको स्टेटमेंट की फॉर्म में वो दे देते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि एक अडल्ट एलिफेंट जो होता है वो एक दिन में 100 किलोग्राम पत्तियां खा जाता है। ठीक है, एक दिन में अडल्ट। ठीक है, जो बड़ा होता है, बड़ा हाथी जो होता है।
ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा जो एलिफेंट है वो एक दिन में 2 से 4 घंटे सोता है। स्लीप के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स की उन्होंने हमें स्लीप बता रखी है, तो आपको पता होना चाहिए कि एलिफेंट जो है वो 2 से 4 घंटे ही सोता है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि एलिफेंट जो है उसे मिट्टी में और पानी में खेलना बहुत पसंद होता है। ठीक है। और वो मिट्टी में खेलना इसलिए पसंद करता है क्योंकि जो मिट्टी है वो उसकी स्किन को है ना कूल रखती है, ठीक है, ठंडा रखती है। आप देख रहे हो इस पिक्चर में भी क्या कर रहे हैं, एलिफेंट्स पानी भर रहे हैं अपनी सूंड में और एक दूसरे पर गिरा रहे हैं। ठीक है। उन्हें पानी के साथ और मड के साथ खेलना बहुत पसंद है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि एलिफेंट के जो कान होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। आपने देखा ना एलिफेंट के कान, अभी मैंने आपको बर्ड्स के बारे में बताया था जिनके एक्सटर्नल कान कभी दिखते नहीं है, लेकिन अगर आप एलिफेंट को कभी भी आपने देखा है उसके तो इतने बड़े बड़े कान होते हैं। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि एलिफेंट के कान इतने बड़े होते हैं कि वो पंखों का काम करते हैं, इसलिए ना आप देखोगे कि एलिफेंट अपने कानों को है ना हिलाता रहता है। ऐसा वो क्यों करता है कि उसके जो कान है वो उसके को हवा देते हैं तो ठंडा रहता है। ठीक है। उसको जब गर्मी लग रही होती है तो वो अपने कानों को हिलाने लग जाता है और उसकी स्किन जो है वो ठंडी हो जाती है, उसको ठंड मिलती है। उसके बाद आता है, उन्होंने बोला कि एक एलिफेंट का जो झुंड होता है उसमें मोस्टली फीमेल्स रहती है और बेबी एलिफेंट्स रहते हैं। ठीक है। और जो सबसे बड़ी फीमेल होती है, ये वाला उनका फेवरेट क्वेश्चन है, तो वो है ना यहाँ पे लिख देते हैं। तो जो ओल्डेस्ट फीमेल होती है एलिफेंट की के हर्ड की, झुंड की, वो जो होती है वो उनकी लीडर होती है। ठीक है। तो कभी कभी यहाँ पे लिख देंगे ओल्डेस्ट मेल, कभी कभी वो लिख देंगे यहाँ पे बेबी एलिफेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे बड़ी फीमेल एलिफेंट है वो लीडर होती है हाथियों के झुंड की। ठीक है। तो फिर उन्होंने बताया कि एक हर्ड में ना 10 से 12 फीमेल एलिफेंट और यंग वंस होते हैं। ठीक है। अभी उन्होंने उस क्वेश्चन में पूछा होता ना कि कितने भी नंबर हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि एक झुंड में ना 10 से 12 लोग ही होते हैं। ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा था ना मेल एलिफेंट्स क्या करते हैं, वो 14 से 15 साल की उम्र तक तो उनके साथ रह रहते हैं, छोटा बच्चा समझ के वो उनके साथ रह रहे होते हैं। उसके बाद जैसे उनकी 14 से 15 साल से ज्यादा हो जाती है वो झुंड को छोड़ के चले जाते हैं, अकेले रहने लग जाते हैं। ठीक है। किन की बात हो रही है, ये मेल एलिफेंट्स की बात हो रही है। ठीक है। फीमेल एलिफेंट झुंड में रहेंगी, जो उनकी सबसे बड़ी सबसे ओल्ड लेडी होगी वो लीडर बनेगी। ठीक है। उसके बाद आते हैं, हमारा एक चैप्टर है यहाँ पे अमृता बिश्नोई के घर में। आपने ना अमृता बिश्नोई का नाम बहुत बार सुना होगा। तो अमृता बिश्नोई की क्या स्टोरी है, अमृता बिश्नोई एक खिजाडली नाम के विलेज में रहती थी और इस विलेज का नाम खिजाडली क्यों पड़ा था। पहली बात तो ये कहाँ पे था, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो खिजाडली विलेज जो है ये जोधपुर राजस्थान में है। ठीक है। और इस विलेज को इसका नाम खिजाडली इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे ना खिजाड़ी नाम का ट्री ग्रो करता है। ठीक है। और यहाँ पे ना स्टोरी ये थी कि एक राजा था, ठीक है, जिसका महल जो है वो लकड़ी से बना होता था। तो लकड़ी बनाने के लिए खिजाड़ी ट्री को उन्होंने काटना शुरू किया, लेकिन जो अमृता थी वो बहुत प्यार करती थी प्लांट से, तो वो जाके चिपक जाती है प्लांट से और वो कहती है कि मैं इनको नहीं काटने दूंगी। तो एक्चुअली जो काट रहा होता है वो इंसान क्या करता है, वो अमृता को भी काट देता है प्लांट्स के साथ। ठीक है। ट्रीज के साथ ही काट देता है। ठीक है। और खिजाड़ी विलेज के जो लोग हैं उन्हें हम क्या बुलाते हैं, बिश्नोई बुलाते हैं। ठीक है। तो खिजाड़ी ट्री के बारे में इन्होंने कुछ कुछ चीजें पूछी है, पहले हम खिजाड़ी ट्री के बारे में पूछेंगे, फिर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है। तो खिजाड़ी ट्री जो है वो मोस्टली डेजर्ट एरिया में मिलता है, राजस्थान में मिलता है ना, अभी हमने बताया। इसको ज्यादा पानी नहीं चाहिए ग्रो करने के लिए, ऑब्वियसली सी बात है, राजस्थान में उगता है तो वहां पे इतना पानी होता ही नहीं है। ठीक है। जो खिजाड़ी ट्री की छाल होती है, बार्क जिसको बोलते हैं, उसको हम कैसे यूज करते हैं, मेडिसिन बनाने के लिए यूज करते हैं। आपको पता है नीम की जो बार्क होती है उसमें भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है। लोग क्या करते हैं, जो इस प्लांट पे बीन्स आती है उसकी सब्जी बनाकर खाते हैं। ठीक है। और इस ट्री की एक अच्छी बात ये होती है कि इसकी जो वुड होती है वो है ना इंसेक्ट से बहुत जल्दी उसको फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि वो लकड़ी है ना बहुत जल्दी खराब नहीं होती। इसीलिए उस टाइम है ना पैलेस बनाने के लिए राजा को ये लकड़ी चाहिए थी। ठीक है। क्योंकि जो इसकी ट्री की लकड़ी है वो जल्दी से उसमें है ना कीड़ा नहीं लगता है, इंसेक्ट्स नहीं लगते हैं। ठीक है। और जो एनिमल्स है वो भी इसकी पत्तियों को खाते हैं और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो इसके नीचे इसकी छाया में खेल रहे होते हैं। ठीक है। ये खिजाड़ी ट्री के बारे में आपको स्टेटमेंट याद रखनी है क्योंकि वो क्वेश्चन कैसे पूछता है, आप देखिए इस क्वेश्चन को। सबसे पहले स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि खिजाड़ी ट्री जो है वो आबू धाबी में मिलता है क्या। ठीक है। वो डेजर्ट एरिया में जरूर मिलता है, आबू धाबी भी डेजर्ट एरिया है, बट हमारे एनसीईआरटी ने तो ऐसा नहीं बताया, उनके अकॉर्डिंग तो ये राजस्थान में मिलता है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत हो गया। फिर एक खिजाड़ी ट्री जो है वो बिना पानी के उग जाता है, ज्यादा पानी नहीं चाहिए, ये सही है, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है। खिजाड़ी ट्री की जो बार्क है वो मेडिसिन बनाने के लिए यूज होती है, ये भी सही स्टेटमेंट है, अभी मैंने बताया। ठीक है। खिजाड़ी ट्री जो है वो इंसेक्ट से ज्यादा इन्फेक्ट नहीं होती है उसकी बॉडी, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट सही कौन से हैं, बी, सी एंड डी। ठीक है। तो आपको ना ये सही से पता होना चाहिए। ये है खिजाड़ी ट्री का पिक्चर। ठीक है। तो खिजाड़ी ट्री कुछ ऐसा दिखता है।
तो अनीता कौन है? अनीता एक बोच्चा नाम के विलेज में रहती है, जो कहाँ पे है? मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट, बिहार में। ठीक है, तो आपसे ना ऐसा पूछा जाता है कि बोच्चा विलेज कहाँ पे है, तो आपको ना डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन दे देंगे अलग अलग स्टेट्स के, तो आपको पता होना चाहिए कि मुजफ्फरपुर बिहार में पड़ता है ये वाला जो विलेज है। ठीक है, यहाँ पे है ना बहुत सारे लीची के ट्रीज उगते हैं। ठीक है, और लीची के जो ट्री होते हैं उस पर है ना हनी बी जो होती है, मधुमक्खी जो होती है, वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होके आती है। ठीक है, उसके बाद है ना हनी बी जो अपने अंडे देती है वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में देती है। इसलिए अगर आपको कभी भी हनी बी का बिजनेस स्टार्ट करना है, यानी कि आप है ना शहद बनाना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है बी कीपिंग के लिए? अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी वो पूछते हैं कि सबसे बेस्ट मंथ कौन से होते हैं, हनी बी कब एग्स देती है। ठीक है, तो यहाँ पे ना वो अक्टूबर से दिसंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे फरवरी से मार्च लिख देंगे, डिफरेंट डिफरेंट चीजें लिख देंगे। आपको पता होना चाहिए कि अक्टूबर से दिसंबर वो टाइम होता है। जो लीची के फ्लावर्स होते हैं वो फ्लावर कब करते हैं, यानी कि ना वो खिलते कब है? तो वो मोस्टली फेब्रुअरी में खिलते हैं। ठीक है, तो लीची के फ्लावर पे क्या होता है? लीची के फ्लावर पे मधुमक्खी आएगी, बैठेगी, नेक्टर को सक करेगी, और उसके बाद उससे क्या होगा? वो बहुत ही मीठा शहद बनाएगी। ठीक है, नेक्टर है ना, हम उस जूस को कहते हैं, जो फ्लावर्स का जूस होता है, उस स्वीट जूस होता है, उसको हम नेक्टर बुलाते हैं। ठीक है, उसके बाद है ना ये मधुमक्खी का एक छाता है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिहाइव बोलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि हर बिहाइव में ना एक क्वीन बी होती है जो अंडे देती है। ठीक है, सिर्फ एक ही क्वीन बी होती है जो अंडे देती है, बाकी के जो सारे की सारी बी वहाँ पे होती है वो सब क्या होती है? वर्कर बी होती हैं। ठीक है, वो सिर्फ काम करने के लिए होती है। ठीक है, उसके बाद है ना कुछ मेल्स भी होते हैं। मेल्स का है ना रिप्रोडक्शन के लिए जरूरत होती है। ठीक है, मेल एंड फीमेल मिलके बच्चे पैदा करेंगे ना। ठीक है, तो ज्यादातर लेकिन जो वर्कर्स बी होती है उनका काम क्या होता है? तो मेल बी जो होती है वो एज वर्कर काम नहीं करती है। ठीक है, क्वीन का काम जो है वो अंडे देती है, और जो ये बाकी की बीज थी उनमें से कुछ है ना सोल्जर आंट होती है, वो क्या करती है? वो है ना मधुमक्खी के छत्ते की रक्षा करती है। ठीक है, कोई भी अटैक कर रहा हो तो वो उन पे अटैक करती है। आपने देखा है अगर आप कभी भी एक छत्ते को छूने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी मधुमक्खियां आपके पीछे पड़ जाती हैं। ठीक है, और जो वर्कर आंट होती है वो क्या करती है? पूरे दिन है ना वो काम करती रहती है, काम करती रहती है, यानी कि खाना लेके आती है, खाना कलेक्ट करना उनका मेन काम होता है। ठीक है, तो जिस मॉडल पे मधुमक्खी काम करती है उसी मॉडल पे ना टर्माइट और वेस्प काम करते हैं। ठीक है, टर्माइट और वेस्प जो होते हैं ये भी, इनका भी ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। इनके यहाँ पे भी एक क्वीन भी होती है, बाकी जो होते हैं वो वर्कर भी होते हैं, बाकी सब काम कर रहे होंगे। ठीक है, टर्माइट को हम दीमक भी बुलाते हैं ना। आपको पता है ना बहुत सारी लकड़ियों में दीमक लग जाती है तो सारा फर्नीचर खराब हो जाता है, धीरे धीरे वो सारी की सारे फर्नीचर को खराब कर देती है, लकड़ी को खराब कर देती है। ठीक है, उसके बाद इसमें एक अलग चैप्टर है जिसका नाम है ओमाना डायरी। ठीक है, ओमाना एक बच्चे का नाम है। ठीक है, उसने अपनी एक डायरी लिखी है। उन्होंने बोला कि हमारी ट्रेन की जर्नी स्टार्ट हुई है, हमने कहाँ से चलना, इस ट्रेन ने कहाँ से चलना स्टार्ट किया है? गांधीधाम में। ठीक है, गांधीधाम कहाँ पे है? कच्छ, गुजरात में। आपको पता है ना कच्छ, रण ऑफ कच्छ जिसको हम बुलाते हैं। ठीक है, तो वो गुजरात में एक प्लेस का नाम है। और गुजरात में क्या क्या खाया जाता है? ठीक है, आपने कभी गुजराती फूड खाया है? तो गुजरात में क्या क्या खाया जाता है? ढोकला चटनी के साथ खाया जाता है, लेमन राइस खाए जाते हैं, और मिठाई खाई जाती है। ठीक है, ये जो प्लेसेस के नाम है गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड, ये सब है ना गुजरात में है। तो कभी कभी क्या होगा ना, आपको ऑप्शन में ऐसे दिया जाएगा गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड, कोझिकोड, इनमें से कौन गुजरात से नहीं है? तो जो कोझिकोड है वो केरला में है ना। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेस कहाँ से है। गांधीधाम गुजरात में है, कोझिकोड केरला में है। ठीक है, तो ईवीएस के है ना बहुत सारे चैप्टर्स में है ना अलग अलग प्लेसेस के नाम दिए, तो हमें पता होना चाहिए कि ये प्लेस कौन से जगह से। जैसे अभी हमने पीछे भी पढ़ा है कि जो बोच्चा विलेज है वो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि उन्होंने रास्ते में क्या क्या देखा। ठीक है, फ्रॉम द विंडो, ट्रेन जब चल रही है तो उन्होंने क्या क्या देखा? तो उन्होंने देखा रास्ते में एक जगह आई जिसका नाम है मडगांव। ठीक है, और मडगांव कहाँ पे है? गोवा में। ठीक है, और यहाँ पे है ना रेड सॉइल मिलती है। ठीक है, मडगांव के प्लेस को अगर आप देखेंगे ना तो वहाँ पे जो मिट्टी है वो लाल मिट्टी है। ठीक है, आपको पता है ना मिट्टी के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, काली मिट्टी होती है, लाल मिट्टी होती है, लेटराइट होती है, लोमी होती है, सैंडी सॉइल होती है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सॉइल होती है। तो मडगांव में कौन से टाइप की मिट्टी मिलती है? रेड सॉइल मिलती है। ठीक है, फिर उन्होंने बताया कि जो गोवा से केरला का रास्ता है, ठीक है, उसके बीच में कितनी जगह पड़ती है? 2000 ब्रिजेस आए और 92 टनल्स आए। ये सी टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, उन्होंने ऑप्शंस में दिया था कि 2000 ब्रिजेस एंड 92 टनल्स, 1000 ब्रिजेस एंड 90 टनल्स, ऐसे करके। तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि जब आप गोवा से केरला जाते हैं तो 2000 ब्रिजेस और 92 टनल्स आते हैं। ठीक है, और जब आप रास्ते में होते हैं यानी कि गुजरात से आप केरला जा रहे हैं तो कौन कौन सी जगह को क्रॉस करेगी आपकी ट्रेन? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका। ठीक है, वो ये भी पूछते हैं कि जब आप गुजरात टू केरला जा रहे हैं तो आपकी ट्रेन कौन कौन से स्टेट को क्रॉस करते हुए जाएगी? तो महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका। उसके वजह से अभी हमने देखा था कि गुजरात में कौन कौन सा प्लेस है। वैसे है ना
उडीपी, कोटायम एंड कोझिकोडे, ठीक है, ये केरला के प्लेसेस है, ये सब कहाँ पे है, केरला में मिलते हैं, ठीक है, उडीपी, कोटायम एंड कोझिकोडे, ठीक है। और अहमदाबाद में क्या क्या थे, वलसाड़, अहमदाबाद, गांधीधाम, ठीक है। उसके बाद है ना, अगर आप मलयालम लैंग्वेज की बात करेंगे तो वहाँ पे जो मदर की एल्डर सिस्टर होता है उसे वलियम्मा कहते हैं, जिसे हमारे यहाँ पे नॉर्मल लैंग्वेज में हम मौसी बुलाते हैं ना, तो मौसी को मलयालम लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, वलियम्मा बुलाया जाता है, ठीक है। और मदर की जो मदर होती है उसको अमुअम्मा बुलाते हैं, यानी कि जो हमारी नानी है उसको वो अमुअम्मा बुलाते हैं, और जो हम जिसको मौसी बुलाते हैं वहाँ पे वलियम्मा बुलाते हैं। तो वो ये भी पूछते हैं कि मलयालम लैंग्वेज में मदर की एल्डर सिस्टर को क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वलियम्मा कहते हैं। मदर की मदर को क्या कहते हैं, तो अमुअम्मा कहते हैं, ठीक है। केरला में ना बहुत सारा बैक वाटर प्रेजेंट होता है, आपको पता है, अगर आपने पुराने लेक्चर्स देखे हैं उसमें मैंने आपको बताया है कि केरला में स्कूल जाने के लिए लोग एक स्मॉल वुडन बोट का यूज करते हैं, बच्चे एक स्मॉल वुडन बोट का यूज करते हैं जिसको हम बल्लम बुलाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ना फेरी बोट्स भी चलती है। फेरी बोट्स क्या होती है, बहुत बड़ी बड़ी बोट्स होती है जिसमें ना आप अपना पूरी की पूरी कार भी रख सकते हो, बाइक भी रख सकते हो, और उसको है ना वो एक प्लेस से लेकर दूसरे प्लेस लेके जाएगी, आपको भी और आपकी गाड़ी को भी, ठीक है। ये ना फेरी बोट्स वहाँ पे यूज की जाती है जहाँ पे ना रोड्स बनाना इतना आसान नहीं है, तो पानी बहुत ज्यादा अवेलेबल होता है उस जगह पे, तो क्या करते हैं, फेरी बोट का यूज करते हैं, ठीक है। और कोझिकोड जो केरला में एक सिटी है उसे ना कैलिकट भी बुलाते हैं, ठीक है। उसके बाद है लैंग्वेजेस की बात हो रही है, कौन सी जगह पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तो मलयालम जो है वो केरला में बोली जाती है, ठीक है। उसके बाद कोंकणी जो भाषा है वो कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, गोवा में और केरला में, इन सब जगह बोली जाती है। उसके बाद है ना मराठी लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है, महाराष्ट्र में, गोवा में, दमन एंड दीव में, दादर एंड नगर हवेली में, ठीक है। यहाँ पे है ना मराठी बोली जाती है। मराठी मोस्टली महाराष्ट्र में बोली जाती है, गोवा में बोली जाती है, लेकिन दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली में भी बोली जाती है, कुछ कुछ लोग वहाँ भी बोलते हैं। उसके अलावा है गुजराती, तो ऑब्वियसली बात है गुजराती मोस्टली गुजरात में बोली जाती है, ठीक है। उसके बाद है कन्नड़ा, ठीक है, ये कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में बोली जाती है। तो आपसे ना कभी कभी ऐसा पूछा जाएगा कि मलयालम कौन से स्टेट में बोली जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि केरला में बोली जाती है। कन्नड़ा कौन कौन से स्टेट में बोली जाती है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। कभी कभी वो तीनों ऑप्शन देगा, ठीक है, और कभी कभी होगा कि वो इनमें से कोई ऑप्शन। बात करेंगे आंध्र प्रदेश में ना एक स्पेशल कैंप लगता है जहाँ पे ना मैरिड लड़कियों को दोबारा से स्कूल ज्वाइन करने के लिए वो प्रेरित करते हैं। तो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, इंडिया में ना बहुत ही कम एज में आपकी शादी करा दी जाती है और आपकी है ना स्टडीज छूट जाती हैं, स्पेशली लड़कियों की स्टडीज जो है वो रह जाती हैं, ठीक है। तो ये जो कैंप है ये क्या करता है, लड़कियों को हेल्प करता है दोबारा से स्कूल ज्वाइन करने के लिए। उसके बाद एक नंबर के क्वेश्चन में वो पूछते हैं कि वैली ऑफ फ्लावर्स जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये एक नेशनल पार्क का नाम है वैली ऑफ फ्लावर्स, और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, उत्तराखंड में। उसके बाद इन्होंने तीन सिस्टर्स की स्टोरी के बारे में बताया, ज्वाला, हीरा और लीला, और ये तीनों सिस्टर क्या करती हैं, कबड्डी खेलती है। यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि कबड्डी में ना कितने प्लेयर्स होते हैं, तो कबड्डी में ना ईच टीम में 7 प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद अब पूछा जाता है कि कन्नौज डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तर प्रदेश का वो किस चीज के लिए फेमस है। आपको पता है कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट होते हैं वहां पे ना वो किसी स्पेशल बात के लिए फेमस होते हैं, जैसे आपको पता है बिहार का जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है वो मधुबनी पेंटिंग के लिए बहुत फेमस है। वैसे कन्नौज डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तर प्रदेश का वो इत्र बनाने के लिए बहुत फेमस है, और इत्र वो बनाते किस किस चीज से हैं, ठीक है, तो रोज वाटर, केवड़ा वाटर से, ठीक है, गुलाब और केवड़ा को यूज करके बनाया जाता है ये। उसके बाद है ना कुछ कुछ फ्लावर्स होते हैं जिनसे है ना कपड़ों को है ना डाई किया जाता है। आपको पता है कभी कभी जैसे आपने एक वाइट कपड़ा लिया, उसको आप है ना किसी और कलर का बनाना चाहते हो तो आप है ना उसको डाई कराते हो ना, तो डाई कराने के लिए कभी कभी हम नेचुरल कलर्स यूज करते हैं जो किससे लिए जाते हैं, फूलों से लिए जाते हैं, ठीक है। तो गेंदे का फूल, जीनिया का फूल जो है वो किस लिए यूज होता है, डाई करने के लिए क्लोथ को। उसके बाद है ना कुछ कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो खाए भी जाते हैं, तो कौन सी जगह पे कौन सा फ्लावर खाया जाता है ये आपको ध्यान से देखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जो कचनार के फ्लावर्स होते हैं वो है ना यूपी में खाए जाते हैं, सब्जी बनाई जाती है इनकी और खाए जाते हैं कचनार के फ्लावर्स, ठीक है। उसके बाद जो बनाना के फ्लावर्स है, आपको पता है बनाना है ना साउथ में बहुत ज्यादा उगता है, तो केरला में है ना बनाना के फ्लावर्स खाए जाते हैं। उसके बाद एक फ्लावर होता है सहजन का, ठीक है, इसके पकौड़े बनाए जाते हैं कहाँ पे, महाराष्ट्र में। और आपको पता है यहाँ पे बन्ना किसको बोला जाता है, मतलब ये ना पूरे इंडिया की बात हो रही है, बहुत सारी जगह पे बन्ना बोला जाता है किसको, दूल्हे को, ब्राइड ग्रूम को, ठीक है, जो दूल्हा होता है उसको बन्ना भी बोला जाता है बहुत सारी जगह पे। तो कचनार के फ्लावर्स खाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, बनाना के फ्लावर्स खाए जाते हैं केरला में, और सहजन के फ्लावर्स खाए जाते हैं महाराष्ट्र में। फ्लावर से क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इन्होंने कर्नम मल्लेश्वरी के बारे में एक चैप्टर दिया, तो आपको पता है कि कर्नम मल्लेश्वरी कौन थी, ठीक है। तो कर्नम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है, ठीक है, वो आंध्र प्रदेश में रहती है और उनके पापा ना पुलिस कांस्टेबल है। आपको ये सारे स्टेटमेंट्स इसलिए याद रखने हैं क्योंकि वो क्या करेंगे, कर्नम मल्लेश्वरी के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स देंगे और आपको पूछेंगे इनमें से ट्रू कौन से हैं,
फॉल्स कौन से हैं, करेक्ट है, इनकरेक्ट है, ठीक है। तो आपको ना सारे स्टेटमेंट अच्छे से बताने चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा गेम खेलती थी। वो वेट लिफ्टर है, ठीक है। उसके बाद वो आंध्र प्रदेश में रहती थी, उनके पापा जो है पुलिस कांस्टेबल में थे, और वो जब सिर्फ 12 साल की थी तब उन्होंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर दी थी, और मैक्सिमम वेट जो उन्होंने उठाया है, जितना वेट वो उठा पाती थी, वो था 130 किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद ना उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट इंटरनेशनल इवेंट्स में जिनमें पार्टिसिपेट किया, उसमें उन्होंने ना 29 मेडल्स जीते, ठीक है। और उनकी 4 बहनें और थी जो भी क्या करती थी, वेट लिफ्टिंग ही करती थी, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए 29 मेडल्स, इसको मैंने हाईलाइट भी किया है, ठीक है। आंध्र प्रदेश से थी और वेट लिफ्टर थी, ये 3 बातें आपको जरूर पता होनी चाहिए। और 130 kg भी आपको पता होना चाहिए कि वो मैक्सिमम वेट कितना उठा पाती थी। ये मैंने उनकी एक फोटो लगाई है, कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है। उसके बाद अभी मैंने बताया था ना आपको कि बिहार की जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है वो मधुबनी पेंटिंग्स के लिए फेमस है। तो आपने बहुत बार ऐसी पेंटिंग देखी है, इसका एक स्पेशल नाम होता है मधुबनी पेंटिंग, ठीक है। तो इस पिक्चर में आप जो डिजाइन देख पा रहे हो उसको मधुबनी बोला जाता है, और इसका नाम है ना, इसको जिस डिस्ट्रिक्ट में ये बनती है उसकी वजह से इसका नाम मधुबनी पेंटिंग पड़ा है, ठीक है। और ये ना बहुत ही पुराना फॉर्म है फोक आर्ट का, ठीक है। और ये पेंटिंग बनती किस चीज से है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, राइस का है ना पाउडर बनाते हैं, राइस को पीसते हैं और उसमें ना कलर्स मिक्स करते हैं, और नेचुरल कलर्स मिक्स करते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल कलर्स मिक्स नहीं करते हैं। तो वो कलर कौन कौन से होते हैं आपको पता है, नील की खेती जो की जाती है, ठीक है, इंडिगो, उसको मिक्स करते हैं, हल्दी टर्मरिक को मिक्स करते हैं, और जो फ्लावर्स और ट्रीज के नेचुरल कलर्स होते हैं ना, जैसे भी मैंने बताया था कि मैरीगोल्ड, जीनिया, फ्लावर्स के भी हम कलर्स यूज कर सकते हैं। तो ऐसे है ना मधुबनी पेंटिंग्स बनाने के लिए नेचुरल कलर्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो मधुबनी पेंटिंग उनका बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, बिहार में है, आपको ये पता होना चाहिए। ये पेंटिंग बनती किस चीज से, पाउडर्ड राइस को यूज किया जाता है, ठीक है, और उसमें कलर मिक्स किए जाते हैं। मधुबनी पेंटिंग्स में क्या क्या दिखाई देता है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स भी होते हैं, एनिमल, ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स, और बहुत ही इंट्रिकेट डिजाइन होते हैं। देख रहे हैं आप, इसको ध्यान से देखो कितना फाइन डिजाइन उन्होंने बनाया हुआ है, कितने अच्छे से उन्होंने डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है ना इसमें पेंट ब्रश यूज नहीं होता, जो हम नॉर्मल पेंट ब्रश यूज करते हैं ना, तो है ना कभी कभी ऐसा देंगे कि पेंट ब्रश इज यूज्ड और नॉट, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि पेंट ब्रश को यूज नहीं किया जाता है। इसमें कैसे कैसे टूल्स यूज किए जाते हैं इनको बनाने के लिए, फिंगर्स का यूज किया जाता है, ठीक है, उंगलियां यूज की जाती हैं, ट्विग्स यानी कि जो पेड़ की जो वो होती है ना, पत्तियां होती हैं, उनको ट्विग्स बुलाते हैं, ठीक है। निब के पेन जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं, मैच स्टिक, ये सब कुछ यूज किया जाता है, लेकिन पेंट ब्रश यूज नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने ना एक क्वेश्चन दिया हुआ था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, उन्होंने ना ये सारे पॉइंट्स दिए और पूछा कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो पेंट ब्रश यूज लिखा होता उन्होंने, तो ये गलत बात है, पेंट ब्रश यूज नहीं किया जाता है मधुबनी पेंटिंग बनाने के लिए। उसके बाद है ना एक नेक्स्ट चैप्टर है चेंजिंग टाइम्स, ठीक है। तो चेंजिंग टाइम्स में उन्होंने कुछ कुछ जगह का नाम बताया, आपको है ना ये सारी जगहों के नाम अच्छे से पता होना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि डेरा गाजी खान जो जगह है ये पाकिस्तान में है, जो सोना विलेज है ये हरियाणा में है। सोना विलेज आपने सुना भी होगा, हरियाणा में है, ठीक है। और आप जब दिल्ली से सोना विलेज आते हैं तो आप है ना गुरुग्राम के थ्रू जाते हैं, आपको पता है ना गुरुग्राम भी हरियाणा में है, पहले उसे गुड़गांव कहते थे, उसका नाम बदल के गुरुग्राम हो गया, ठीक है। उसके बाद एक नेक्स्ट चैप्टर है बसवा फार्म, ठीक है। तो ये कहाँ पे रहते हैं, बसवा जो है वो बेलविनिका विलेज में रहते हैं, कर्नाटका में, ठीक है। और ये क्या करते हैं, खुंटी का यूज करते हैं, ठीक है। एक आयरन रोड होती है जिससे क्या करते हैं, सॉइल को डिग करते हैं, उसको सॉफ्ट बनाने के। आपको पता है जब हम खेती करते हैं तो जो जमीन है वो बहुत हार्ड हुई रहती है, पहले हमें उसे सॉफ्ट बनाना होता है। तो सॉफ्ट बनाने के लिए जिस टूल को वो यूज कर रहे हैं उसका नाम है खुंटी, ठीक है। उसके बाद वो क्या बता रहे हैं कि मेरे पापा क्या करते हैं, वो है ना प्याज के बीज को बोते हैं, ठीक है। और बुलेक्स क्या करते हैं, कुरियंज को लेके उनके पीछे चलते हैं। तो आपको पता है बुलेक्स के पीछे जब आप कुरियंज लेके चलते हैं तो आपकी जो जमीन है वो बहुत ही लूज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ना हमें ना वीड्स को हटाना चाहिए। वीड्स होते क्या है, तो जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं ना, कभी कभी है ना मैंने बीज लगाया प्याज का, उसके साइड में ना बहुत सारे खरपतवार जो होती है वो उग जाती है, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स उग जाते हैं जो मैंने लगाए नहीं थे, ठीक है, जंगली पौधे होते हैं वो, ठीक है, उनको हम वीड्स बुलाते हैं। तो हमें वो चाहिए नहीं, क्यों नहीं चाहिए हमें वो, क्योंकि उनकी वजह से क्या होगा ना, मेरा जो प्लांट जिसको मैं लगाना चाहती थी उसका जो सारा का सारा पानी मैं उसको दूंगी, न्यूट्रिएंट में जो दूंगी वो है ना वीड्स खा जाएंगे, ठीक है। और मेरी जो फसल है वो इतनी अच्छी नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए ना हम वीड्स को हटा देते हैं, वीड्स है ना अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद है ना इलिएज एक टूल का नाम होता है जिससे क्या करते हैं, ड्राइड लीव्स को कट करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है, अभी है ना इन टूल्स को ध्यान से देखिएगा, मैंने नेक्स्ट पिक्चर में लगाया। सबसे पहले टूल को आप देखिए, ये कुरियंज है, ठीक है। कुरियंज किस लिए यूज किया जाता है, आप इसको देखोगे वो बुलेट के पीछे लेके इसको ऐसे चलते हैं, ठीक है, बुलेट के गर्दन पे रखा जाता है और यहाँ से इंसान हल जोतने के लिए जिसका इस्तेमाल करता है, ठीक है, इसको कुरियंज बुलाते हैं। दूसरा जो मैंने आपको कहा खुंटी, जिससे क्या किया जाता है,
सॉइल को लूज करने में हेल्प करता है, कुरियंज भी सॉइल को लूज करने में हेल्प करता है, खुंटी भी हेल्प करता है। कुरियंज तो है ना बहुत बड़े एरिया को कर सकता है, क्योंकि उसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, उसमें हम बुलेट को यूज कर रहे हैं, ठीक है, बुल को यूज कर रहे हैं। लेकिन खुंटी है ना हम हाथ से करते हैं ना, तो हमें बहुत टाइम लगता है इसमें, ठीक है। इसको ना कुछ कुछ जगह पे फावड़ा भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है इलियट, जिसको है ना हमारे यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में दरात बोला जाता है, आपके यहाँ पता नहीं से क्या बोला जाता होगा, ठीक है। तो इलियट जिसे कहता है, ये क्या करता है, जब आप अनियन की फसल को काट के ले आते हैं ना, उसके बाद है ना आपको ड्राइड लीव्स को, एक्स्ट्रा लीव्स को हटाना होता है ना, तो उसके लिए हम इसको दरात को यूज करते हैं, इसको इलियज बोला जाता है। कौन, कहाँ पे, बेलेविंका विलेज में, ठीक है। उसके बाद है ना अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है ना बर्ड्स के बारे में है, उनके नेस्ट के बारे में है, उनके है ना घोंसलों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट मैंने दिया है ये 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्पैरो, डव और सनबर्ड जो होते हैं वो है ना पेयर में मिलके घोंसला बनाते हैं, ठीक है। तो वो है ना कभी कभी वहां पे देंगे स्पैरो, डव, सनबर्ड एंड इंडियन रॉबिन, क्या ये मिलके पेयर में काम करते हैं नेस्ट बनाने के लिए? तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, क्योंकि स्पैरो, डव एंड सनबर्ड तो करते हैं पर इंडियन रॉबिन ऐसा नहीं करता, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि पेयर में कौन से बर्ड्स काम करते हैं, ठीक है। तो स्पैरो, डव एंड सनबर्ड। उसके बाद है ना इंडियन रॉबिन, ठीक है। तो इंडियन रॉबिन क्या करता है, अगर आपने है ना कभी आप रोड के साइड पे जा रहे हो तो वहां पे ना कुछ पत्थर रखे रहेंगे और उन पत्थर के बीच में ना घोंसला बना रहता है, तो हम सोचते हैं कि यहाँ पे घोंसला किसने बनाया, तो वहां पे मोस्टली आपको जो घोंसला मिलेगा वो इंडियन रॉबिन का घोंसला होता है। वो क्या करता है, पत्थरों के बीच में, रोड पे जो पत्थर पड़े होते हैं साइड में, उनके पास में अपना घोंसला बनाते हैं और वहां पे अपने अंडे देते हैं, ठीक है। इंडियन रॉबिन का जो नेस्ट होता है वो किस किस चीज से उन्होंने बनाया होगा, घास यूज किया होगा, ठीक है। उस पर सॉफ्ट सॉफ्ट ट्विग्स रख दी होगी, रूट्स, वूल, हेयर, कॉटन वूल, है ना, मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट चीजें, अंडों को अच्छा वो देने के लिए, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उन्होंने क्या क्या चीजें रखी होती है। उसके बाद है ना डव जो होता है वो क्या करता है, अगर आपने ना कैक्टस प्लांट को देखा है या फिर आपने ना मेहंदी के प्लांट्स की जो हेजेस होती है, ठीक है, अगर मेहंदी के प्लांट्स है ना बहुत सारे एक साथ लगे हैं ना, तो वो है ना हेज का रूप ले लेते हैं, ठीक है। तो वहां पर है ना जो अपना घोंसला बनाएगा वो कौन है, डव, ठीक है। तो इंडियन रॉबिन अपना घोंसला बनाता है पत्थरों के बीच में, सड़क के किनारे, ठीक है। और जो डव है वो अपना घोंसला कहाँ पे बनाता है, कैक्टस प्लांट या फिर मेहंदी प्लांट के आसपास, ठीक है। उसके बाद है ना गीजू भाई बड़ेगा, ठीक है। ये गीजू भाई बड़ेगा कौन है, ये गुजरात में रहते हैं और इन्होंने ना बच्चों के लिए बहुत सारी कहानी लिखी है, ठीक है। और उनमें से एक बुक का कवर पेज मैंने यहाँ पे लगाया जिसका नाम है माता पिता के प्रश्न। ये किताब भी किसने लिखी है, गीजू भाई बड़ेगा। तो वह ना आपसे ये पूछते हैं कि गीजू भाई बड़ेगा कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो वो गुजरात से बिलोंग करते हैं। उसके अलावा वो करते क्या है, तो वह ना छोटे बच्चों के लिए बहुत सारी स्टोरीज लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद है ना अब हम डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स के घोंसलों को देख रहे हैं। तो पहले ना अपने बैरबेट या फिर कॉपर स्मिथ भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है, आपने कभी कभी देखा है कुछ कुछ बर्ड्स होते हैं वो पेड़ की उस पे बैठेंगे और वहां पे ना टक 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 की आवाज करते रहेंगे और वो ना छेद कर देते हैं और वही उनके घोंसले का काम करता है। तो ऐसा कौन करता है, बारबेट या फिर जिसको हम कॉपर स्मिथ भी बुलाते हैं, ठीक है। तो ये है ना हमेशा टक 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 की आवाज करती रहेगी पेड़ के उस पे बैठ के और यही उसका घोंसला बन जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है टेलर बर्ड। तो देखो टेलर बर्ड कितनी स्मार्ट होती है, वो क्या करती है, दो पत्तों को लेती है और उन दोनों का ना आपस में ऐसे सील देती है कि ऐसा लगता है कि उसका नेस्ट बन गया। आप देख रहे हो यहाँ पे कितना सुंदर घोंसला बनाया है किसने, टेलर बर्ड ने, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रखते हो, टेलर क्या करता है, सिलाई करता है ना, तो दो पत्तियों को आपस में जो सील के अपना घोंसला बनाती है वो कौन होती है, टेलर बर्ड होती है। बारबेट और कॉपर स्मिथ कौन होती है, जो लकड़ी में ऐसे टक 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 की आवाज करके छेद करके उसको अपना घोंसला बना लेती है, उसको हम बोलते हैं बारबेट या फिर कॉपर स्मिथ, ठीक है। उसके बाद आता है सनबर्ड क्या करता है। तो सनबर्ड है ना स्मॉल ट्री को अगर आप देखेंगे ना, अगर उससे उसका घोंसला लटक रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सनबर्ड, ठीक है। और इसके घोंसला किस किस चीजों से बना होता है, फिर से इसमें घास होगा, बाल होंगे, ट्विग्स, ड्राई लीव्स, कॉटन वूल, ठीक है, क्लॉथ के पीसीज, ठीक है, स्पाइडर के कोवेब्स, ठीक है, ये सारी चीजों से बनाएगा। लेकिन आपको ना सनबर्ड के बारे में ये बात याद रखनी है कि जो इसका घोंसला होता है ना वो छोटे ट्रीज से लटका होता है, स्मॉल ट्रीज, ठीक है, या फिर बुश टाइप। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कोई पेड़ है उससे इसका घोंसला लटक रहा होगा, ठीक है। तो ये छोटे ट्रीज पे अपना घोंसला बनाता है सनबर्ड। उसके बाद आते हैं कोयल। तो कोयल के बारे में हमने ये सबने सुनी होती है ना ये वाली स्टोरी, कि कोयल क्या करती है, वो कभी भी घोंसला नहीं बनाती, बड़ी आलसी होती है, कभी अपना घोंसला नहीं बनाती और कौवे का जो घोंसला होता है उसमें अपने बच्चों को रख देती है और कौवे के जो अंडे होते हैं उनको नीचे गिरा देती है, ठीक है। और क्रो जो है वो हैच करता रहता है, कभी कभी तो अपने अंडों के साथ ही, कभी कभी अलग से। और जब वो बड़े हो जाते हैं, ठीक है, तब उन्हें पता चलता है कि ये तो मेरे नहीं कोयल के बच्चे हैं, ठीक है।
ठीक है। उसके अलावा क्रो क्या करता है, क्रो अपना जो घोंसला है उसे ना बहुत ही हाई बनाता है, यानी कि ट्री पे है ना बहुत ही ऊंची ब्रांच पे उसका घोंसला लटक रहा होगा, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि जो सनबर्ड होता है वो स्मॉल ट्रीज पे अपना घोंसला बनाता है, और जो क्रो होता है वो बहुत ही ऊंचाई पे अपना घोंसला बनाता है, ठीक है। एक कोई बहुत बड़ा ट्री होगा ना, सोचो जैसे पीपल का ट्री है, उसकी जो बहुत ऊंचे वाली ब्रांच होगी उस पे कौवा अपना घोंसला बनाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है वीवर बर्ड। वीवर का मतलब होता है जो अच्छे से बुनाई कर सके, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मेल वीवर बर्ड को सारा काम करना पड़ता है। मेल वीवर बर्ड क्या करता है, बहुत ही सुंदर सुंदर नेस्ट बनाता है। फीमेल वीवर बर्ड आती है, देखती है कि कौन सा नेस्ट उसे सबसे ज्यादा पसंद आया है, और उस नेस्ट में जाके, उस मेल के नेस्ट में जाके वो अपने बच्चों को देती है, ठीक है। तो कितनी स्मार्ट है वीवर बर्ड जो है फीमेल, ठीक है। तो वीवर बर्ड क्या करता है, बहुत ही सुंदर घोंसले बनाते हैं, आपने देखे होंगे ना, बहुत सुंदर घोंसले होते हैं इनके, ठीक है। और वो है ना ऐसा फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं कि फीमेल को जो घोंसला पसंद आएगा वो उसी में अपने बच्चे देगी, ठीक है। तो ये होता है वीवर बर्ड। उसके बाद क्या है, बर्ड है ना नेस्ट बनाते क्यों है, घोंसला वो बनाते क्यों है, तो है ना मोस्टली उसमें रहने के लिए घोंसला नहीं बनाते हैं, वो ना सिर्फ अपने अंडों को देने के लिए, अपने अंडों को सेफ रखने के लिए घोंसला बनाते हैं। और जब उनके अंडों से चूजा निकल जाता है, बच्चा निकल जाता है, तो क्या करते हैं, अपने घोंसले को छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा बर्ड्स के बारे में उन्होंने हमें बताया। तो यहाँ पे ना एक चैप्टर है जिसका नाम है टू मच वाटर टू लिटिल वाटर, ठीक है। यानी कि पानी वैसे तो बहुत ज्यादा है लेकिन बहुत कम है। आपको पता है जो अर्थ है उसको हम ब्लू प्लैनेट बुलाते हैं, क्यों, क्योंकि उसका जो 70% पार्ट है वो पानी से कवर्ड है। लेकिन अगर आपको पीने वाला पानी देखेंगे ना, वो सिर्फ 2 to 3% अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे ना कुछ कुछ जगह के नाम है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये जगह कहाँ पर बिलोंग करती है। तो नालामंडा जगह जो है ये आंध्र प्रदेश में बिलोंग करती है। बाजार गांव जो है ये महाराष्ट्र में है। कफ परेड है ना मुंबई में एक प्लेस है। होलीगुंडी जो है वो कर्नाटका में है। और ये जो बच्चों की पंचायत होती है इसको है ना भीमा संघ बुलाया जाता है, ठीक है। ये ना चैप्टर की कुछ कुछ समरीज है जो आपको पता होना चाहिए कि ये जगह कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। वो आपको ना कोई कोई प्लेस देते हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए कि कोझिकोड जो है वो केरला में प्रेजेंट है, वलसाड़ जो है वो गुजरात में प्रेजेंट है, ठीक है। अहमदाबाद भी गुजरात में है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है अब्दुल इन द गार्डन, ठीक है। तो एक बच्चा है अब्दुल, वो ना गार्डन में जा रहा है और वो ना प्लांट्स की रूट्स को निकाल निकाल के दिख रहा है कि कैसे कैसे प्लांट्स के पास कैसी कैसी रूट्स प्रेजेंट होती हैं, कैसी कैसी जड़ प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो हमारे पास है ना मेनली 2 टाइप की रूट्स होती है, एक होती है टैप रूट और एक होती है फाइब्रस रूट, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो पिक्चर लगाया इसको ध्यान से देखिए। तो जो हमारा पहला पार्ट है जिसमें क्या होता है, एक सेंट्रल रूट होती है और उसमें से है ना बहुत सारे हेयर्स निकल रहे होते हैं, लेटरल स्मॉल स्मॉल हेयर्स निकल रहे होते हैं, उसको हम टैप रूट बोलते हैं। टैप रूट है ना मेनली आपने खाई भी होती है, ठीक है। तो जो गाजर होती है, जो मूली होती है, ठीक है, जो चकुंदर होता है, ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये टैप रूट के एग्जाम्पल। तो अगर आप कभी गाजर को देखो ना तो आपको दिखेगा उसमें ना बहुत छोटे छोटे हेयर्स हमें दिख रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसी रूट जिसमें ना सिर्फ एक सेंट्रल रूट होती है और उसके साइड में से छोटे छोटे लेटरल हेयर्स, साइड हेयर्स निकल रहे होते हैं, उसको हम बोलते हैं टैप रूट। उसके बाद दूसरे वाली रूट को ध्यान से देखिए, फाइब्रस रूट। तो ये ना बुशी रूट होती है, इसमें ना सब के सब जो होंगे वो इक्वल लेंथ के होंगे और मतलब बहुत सारे फाइबर्स निकल निकल के आ रहे होंगे। इसमें ऐसा ही नहीं होगा कि एक मेन लेयर जा रही है और उसमें से बाकी रूट्स निकल रही है। यहाँ पे ना साइड में इतना पूरा बंच बना होता है। ये रूट कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो अगर आप कभी है ना गेहूं को उखाड़ेंगे, ठीक है, घास को उखाड़ेंगे, चावल को उखाड़ेंगे, तो अगर आप उनके नीचे की रूट्स देखेंगे ना तो वो ऐसी होती है, ठीक है। तो इसको हम फाइब्रस रूट बुलाते हैं। उसके बाद है ना कुछ एक्स्ट्रा टाइप की रूट्स भी होती है। तो एडवेंटिशियस रूट उसका एक एग्जांपल है, ठीक है। ये क्या करती है, ये है ना जड़ में से नहीं निकलती है ना, साइड में से निकलती है। तो अगर आप बैनियन के ट्री को कभी देखोगे, ठीक है, तो बैनियन ट्री में क्या होता है, बरगद का जो पेड़ होता है उसके साइड में से ना बहुत सारे रूट्स निकल रहे होते हैं और वो ना उसे स्ट्रेंथ दे रहे होते हैं, ठीक है। और इनको हम क्या बुलाते हैं, इनको हम बुलाते हैं प्रॉप रूट्स, ठीक है। प्रॉप रूट्स कहते हैं। ये ना एरियल रूट्स भी कहलाती हैं। अब इनको एरियल रूट्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हवा में है ना, बाहर है, अंडरग्राउंड पार्ट नहीं है। रूट आपको पता है अंडरग्राउंड पार्ट होती है, लेकिन ये है ना हवा में है, तो इनको है ना समटाइम हम एरियल रूट्स भी कहते हैं, प्रॉप रूट्स भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो होता है एडवेंटिशियस रूट्स में ना कुछ और एग्जांपल भी आता है। अगर आपके घर पे मनी प्लांट है तो आप देखोगे मनी प्लांट जब चढ़ रही होती है उसके साइड में से है ना वो थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा रूट्स निकल रही होती है, ठीक है। तो वो भी क्या है, एडवेंटिशियस रूट है। तो एडवेंटिशियस रूट वो होती है जो अलग से, यानी कि वो जड़ से नहीं निकलती है, अलग किसी पार्ट से निकल रही होती है। उसके बाद यहाँ पे एक चैप्टर है डेजर्ट ओक के बारे में। ये है ना सीटेट का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। डेजर्ट ओक के बारे में ना वो बहुत ज्यादा बार पूछते हैं, तो है ना डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट देते हैं और आपसे पूछेंगे कि ये सच है कि नहीं। तो डेजर्ट ओक जो ट्री है ये कहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो वो लिखेंगे आबू धाबी में मिलता है,
राजस्थान में मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, कहाँ मिलता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो डेजर्ट ओक ट्री है ये ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, ठीक है। इसके पास है ना बहुत ही कम पत्तियां होती हैं और ये है ना इतना लंबा होता है जितनी लंबी हमारी क्लासरूम होती है, ठीक है। इसकी जो हाइट है वो इतनी लंबी हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा जो इसकी रूट है वो बहुत ज्यादा नीचे जा सकती है, बहुत ज्यादा जमीन में है ना, जितनी इसकी हाइट है उसकी 30 गुना नीचे तक वो जमीन में जा सकती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इस प्लांट की रूट क्योंकि इतने नीचे तक गई होती है, इसकी जो जड़ है वो इतने नीचे तक गई होती है, तो ये है ना बहुत सारे पानी को है ना नीचे से, आपको पता है ना हमारे ग्राउंड में बहुत सारा पानी है, ठीक है। तो ये है ना वहां से क्या करता है, पानी को ना अपनी ट्रंक में स्टोर करता है। तो ट्रंक में स्टोर करता है तो क्या होता है, कभी कभी जब उस एरिया में है ना पानी नहीं अवेलेबल होता है तो लोग क्या करते हैं, बहुत ही पतला सा पाइप इसकी ट्रंक में डालते हैं और पानी निकाल लेते हैं यूज करने के लिए, ठीक है। तो वह ना आपसे पूछेंगे, इसको भी स्टेटमेंट की फॉर्म में देंगे कि थिन पाइप डाल के ट्रंक में से पानी निकाल जाता है, किस प्लांट की बात हो रही है, ठीक है। तो डेजर्ट ओक प्लांट की बात हो रही है। कहाँ पे मिलता है, ये ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, ठीक है। और इसकी जो रूट है वो 30 टाइम्स इसकी हाइट से नीचे जमीन में जा सकती है। अब इस प्लांट को देखिए, ये है डेजर्ट ओक का प्लांट। उसके बाद आता है एक नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है ईटिंग टुगेदर। तो ये ईटिंग टुगेदर चैप्टर जो है ना, ये असम में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसको हम बिहू बुलाते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा बहुत बार, यहाँ पे ना बिहू डांस भी हो रहा होता है, ठीक है, असम बिहू, ठीक है। तो जब है ना यहाँ पर नई चावल की फसल उगती है ना, तो उसके ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए जो फेस्टिवल ये मनाते हैं उसका नाम है बिहू, ठीक है। तो जो माघ बिहू है, ठीक है, माघ बिहू वो 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और जो पहला दिन होता है, ठीक है, इनके बिहू का पहला दिन जो होता है उसको है ना उरुका बोलते हैं। और इस दिन लोग क्या करते हैं, एक टेम्परेरी शेड बनाते हैं जिसको है ना बेला घर बोलते हैं। यानी कि टेम्परेरी शेड का मतलब होता है उसमें है ना ये लोग स्टोर करके रखते हैं, चावल की फसल जो है उसको स्टोर करके रखते हैं। और यहाँ पे ना उस दिन कम्युनिटी फीस्ट होता है, यानी कि ना सब लोग मिलके, जो कम्युनिटी के सारे लोग हैं वो मिलके खाना खाएंगे, ठीक है। उसको हम कम्युनिटी फीस्ट बुलाते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो ये राइस उस दिन खा रहे होते हैं उस वेराइटी का नाम है बोरा राइस, ठीक है। ये स्टिकी राइस है। स्टिकी राइस का मतलब होता है चिपचिपे राइस, ठीक है, चिपकते हैं ये। उस दिन है ना वुमेन ने जो ड्रेस पहनी होती है उसको मुगा मेखेला चादर बोलते हैं, ठीक है। तो ये है ना वो पूछते हैं कि ये मुगा मेखेला चादर कहाँ की वुमेन्स पहनती है, तो असम की जो वुमेन होती है वो मुगा मेखेला चादर पहनती है, ठीक है। ये ना एक टाइप की साड़ी ही होती है लेकिन इसको पहनने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है, इसका नाम मुगा मेखेला चादर है, ठीक है। और यहाँ पे ना उस दिन वो एक डिश खा रहे होते हैं जिसका नाम है भात शुक्तो। भात शुक्तो का मतलब है अगर चावल को आप है ना एक सब्जी की ग्रेवी के साथ खा रहे हैं, ठीक है, उसको क्या बुलाते हैं, भात शुक्तो। और यहाँ पे ना एक पीठा नाम की डिश भी उस दिन बनाई जाती है जो एक क्या है, स्वीट डिश है, मीठी डिश है ये, ठीक है। ये सब कुछ किस दिन हो रहा होता है, जब वो बिहू को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है ना नेक्स्ट जो चैप्टर है वो पोचमपल्ली है। तो पोचमपल्ली है ना एक साड़ी का स्टाइल होता है, जो ये देखो साड़ी मैंने यहाँ पे लगाई ना, ये पोचमपल्ली साड़ी है। तो ये मुख्तारपुर जो विलेज है पोचमपल्ली टाउन में, तेलंगाना में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि पोचमपल्ली एक जगह का नाम है, उस जगह के नाम की वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, पोचमपल्ली साड़ी, ठीक है। और ऐसे ही आपको पता है ना जो मधुबनी पेंटिंग्स है उसका नाम भी किस जगह पे पड़ा है, क्योंकि वो जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, ठीक है। तो यहाँ के जो मोस्टली लोगों का काम होता है, पहले वो क्या 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 उनके जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है वो क्या क्या है, ठीक है। तो कारपेट वीविंग, टॉय मेकिंग, ठीक है, ये सारे काम करना, इत्र प्रोडक्शन करना, ठीक है। तो यहाँ पे है ना बहुत ही सुंदर ब्राइट कलर की पोचमपल्ली साड़ी बनाते हैं यहाँ के वीवर्स जो है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि पोचमपल्ली टाउन कहाँ पे प्रेजेंट है, तेलंगाना में प्रेजेंट है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जिस जगह पे बनाई जाती है ना उसके नाम से वो फेमस हो जाती है, ठीक है। तो जैसे कुल्लू मनाली एक जगह का नाम है ना, तो कुल्लू के जो शॉल्स है वो बहुत ही फेमस है। मधुबनी पेंटिंग जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बिहार में बनाई जाती है, ठीक है। अगर आप असम में जाओगे तो वहाँ पे ना बहुत ज्यादा सिल्क का प्रोडक्शन होता है, तो असम सिल्क के नाम से वो फेमस है। उसके अलावा अगर आप कश्मीर कभी जाते हो तो वहाँ पे ना कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी होती है। तो जिस जगह से वो बिलोंग करते हैं, तो जैसे ही पोचमपल्ली साड़ी, ये भी एक जगह का नाम है ना, उस जगह के नाम पे क्या हो गया है, इस साड़ी का नाम भी हो गया है, ठीक है। और अगर आप गुरुद्वारे में साथ में खाना बनाते हैं, खाते हैं, तो इसको है ना गुरुद्वारे में क्या बोलते हैं, इसको लंगर बुलाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है होम एंड अब्रॉड, ये एक अलग चैप्टर है, ठीक है। इसमें ना आबू धाबी के बारे में। तो आबू धाबी कहाँ पे, एक जगह का नाम है आबू धाबी, है ना यूनाइटेड अरब एमिरेट्स नाम की जगह पे प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पे जो आबू धाबी है इसकी करेंसी क्या है, यानी कि जैसे हमारे इंडिया में ना रुपीज चलते हैं, ठीक है, अमेरिका में डॉलर चलते हैं, वैसे है ना अगर आप आबू धाबी जाएंगे तो पैसे वहां पे जो चलेंगे उसका नाम होता है दिरहम, ठीक है। उसके अलावा है ना चिटपन किसको बोलते हैं, तो अगर आप मलयालम भाषा की बात करें वहां पे है ना चाचा को है ना चिटपन बुलाते हैं और चाची को कुंजू अम्मा बुलाते हैं, ठीक है। और आप होते हैं तो वली अम्मा जो होती है उसको मौसी बुलाते हैं, मलयालम भाषा की बात हो रही है। और कुंजू अमू अम्मा कौन होती है, नानी होती है, ठीक है। तो उसके बाद है ना
अगर आप आबू धाबी या फिर किसी भी डेजर्ट एरिया में जाते हो तो वहां पे क्या होता है ना, बहुत सारा डेजर्ट में इतना सारा सैंड पड़ा होता है, ऐसा लगता है जैसे पूरा एक सैंड का वहां पे पहाड़ है, टीला है, ठीक है। तो उसको हम क्या बुलाते हैं, सैंड ड्यून्स कहते हैं उसको हम, ठीक है। हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे पहाड़ है लेकिन वो किसके बने हुए हैं, सैंड के बने हुए हैं, तो उनको हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। उसके बाद आता है स्पाइसी रिडल। स्पाइसी रिडल का जो चैप्टर है ये एक बच्चे के बारे में है, एक इंसान के बारे में जिसका नाम कुट्टन है। उसने बताया कि मैं केरला में रहता हूँ, हमारे यहाँ पे ना गार्डन ऑफ स्पाइस, तो वो ना क्वेश्चन ये आता है यहाँ से, जो उनका फेवरेट क्वेश्चन है वो पूछना है कि गार्डन ऑफ स्पाइस किसको कहते हैं, तो केरला को बोला जाता है। क्योंकि केरला में अगर आप देखेंगे ना तो हर किसी इंसान के घर के पीछे ये गार्डन होता है जिसमें वो लोग क्या क्या सब्जियां, मतलब मसाले आराम से उगा रहे होते हैं, तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ठीक है, काली मिर्च, ठीक है, ये सब कुछ है ना आराम से उनके यहाँ पे उग रहा होता है। क्योंकि जो केरला का टेम्परेचर है, कंडीशंस है, वो ऐसी है कि वहां पे ना मसाले बहुत आराम से उग जाते हैं, ठीक है। तो गरम मसाला, आप सबने इसका नाम सुना होगा, तो गरम मसाला बनता कैसे है, तो बहुत सारे मसालों को जब हम उसमें डालते हैं, ठीक है, जैसे कैसे कैसे मसाले होते हैं, कार्डमम जिसको हम इलायची कहते हैं, क्लोव जिसको हम लौंग कहते हैं, ठीक है, क्यूमिन सीड जिसको जीरा बुलाते हैं, सिनेमन, ब्लैक पेपर, ड्राई जिंजर, ठीक है, इन सबको अगर आप डालेंगे तो इन सबको पीस के क्या बनता है, गरम मसाला बनता है। अब कभी कभी हमें पता नहीं होता कि इसको क्या बुलाते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा है, कार्डमम को हम हिंदी में इलायची कहते हैं, क्लोव को हम लौंग कहते हैं, क्यूमिन सीड को हम जीरा कहते हैं, सिनेमन को हम दालचीनी कहते हैं, ठीक है। और सिनेमन का जो पार्ट यूज हो रहा होता है ना वो बार्क होती है, ठीक है। ब्लैक पेपर को हम काली मिर्च कहते हैं, और ड्राई जिंजर को है ना सौंठ बुलाते हैं, ठीक है। इसको है ना हम ये नहीं कहते कि सूखा अदरक, ठीक है, इसको सौंठ बुलाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो वहीदा के बारे में है, ठीक है। तो ये कौन है, तो ये एक डिफेंस ऑफिसर है, ठीक है, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, इनकी डेजिग्नेशन याद रखिएगा। और ये है ना इंडियन नेवी में डॉक्टर थी, ठीक है। और ये फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने है ना एक परेड को लीड किया था, ठीक है। और ये कहाँ से बिलोंग करती थी, थाना मंडी, राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। उन्हें ना जम्मू मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला, और जो उन्होंने एक परेड थी उसमें ना 4 प्लाटून उनके पीछे मार्च कर रहे थे, और 26 कमांड उन्होंने दी थी इस पूरी परेड में, ठीक है। 26 कमांड्स उन्होंने दी थी, पहली वुमेन थी वो जिन्होंने परेड को लीड किया था। और लेफ्टिनेंट कमांडर किसमें थी, वो डॉक्टर, इंडियन नेवी में, ठीक है, वहीदा प्रिज्म। और कहाँ से बिलोंग करती थी, जम्मू से, ठीक है। और उनके विलेज का नाम भी याद रखिएगा, थाना मंडी, राजौरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है चुस्कित गोज टू द स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे ना तिब्बत के एक बच्चे के बारे में बात हो रही है। ये बच्ची जो है ये चल नहीं सकती है, तो वो है ना स्कूल जाना चाहती है, तो वो है ना अपने विंडो से बस बच्चों को हमेशा स्कूल जाते हुए देखती है। तो एक दिन है ना उसके दोस्त क्या करते हैं और उसके घर वाले क्या करते हैं, उसके लिए एक व्हील चेयर लेके जाते हैं जिसकी हेल्प से ना वो स्कूल जाना शुरू कर देती है, ठीक है। तो अब उन्होंने ना क्या बताया कि जो तिब्बत के लोग होते हैं उन्हें ना भोती बोलते हैं, ठीक है। और जो लैंग्वेज बोली जाती है, उसके अलावा अगर आप है ना भोती लैंग्वेज में माँ को क्या बोलते हैं, आमाले, फादर को क्या बोलते हैं, आबाले, एंड ग्रैंडफादर को क्या बोलते हैं, मीमीले। तो आपको नहीं पता होना चाहिए कि ये कौन सी लैंग्वेज की बात हो रही है। अगर उन्होंने लिखा कि आमाले, ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये भोती लैंग्वेज का वर्ड है। भोती लैंग्वेज कहाँ पे बोली जाती है, आपको ये भी पता होना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आमाले किसको बोलते हैं, मदर को, आबाले फादर को, ठीक है। जैसे चिटपन मलयालम में चाचा को बोलते हैं, ठीक है, कुंजुमम्मा चाची को बोलते हैं, वली अम्मा मौसी को बोलते हैं, और अमू अम्मा नानी को बोलते हैं, ठीक है।